Hello everyone, welcome to Free Study second video for Insta August 2020 Current Affair Compilation। 30 पेजेस हम इस PDF के कर चुके हैं एंड आज हम करेंगे नेक्स्ट 20 और 25 पेजेस, जितने भी पेजेस हो पाएंगे बट मिनिमम 20। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं। अशोक गहलोत लेड गवर्नमेंट विंस ट्रस्ट वोट इन राजस्थान, क्योंकि जो सचिन पायलट थे वो वापस आ गए। ओके, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी राजस्थान के अंदर अभी भी है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत हैं। तो एक लंबे महीने तक मीन्स डाबाडोल रहकर उन्हें जो ट्रस्ट वोट था वो जीत गए। डेवलपमेंट जो थी वो एंड पे तब आई जो टू द रिबेलियन बाय, क्योंकि यहाँ के जो फॉर्मर डिप्यूटी सीएम है सचिन पायलट एंड जो 18 अदर एमएलएस थे जिन्होंने कहा था मीन्स दैट हैड थ्रेटन्ड द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड जब वो वापस यहाँ पर आ गए। ट्रस्ट वोट क्या होता है? ट्रस्ट वोट एक कॉन्फिडेंस मोशन होता है, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर ट्रस्ट वोट जो गवर्नमेंट को दिखाना होता है फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हाँ हमारे साथ इतने एमएलएस हैं। मीन्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सीएम। सो इट इनेबल्स द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू डिटरमाइन कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दैट कमांडेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस और नॉट, मीन्स उनके पास मेजॉरिटी है या फिर नहीं है। तो फ्लोर टेस्ट मेजॉरिटी को टेस्ट करता है। अगर चीफ मिनिस्टर से अगेंस्ट में हो डाउट्स, मीन्स लग रहा हो कि चीफ मिनिस्टर के साथ इतने एमएलएज नहीं हैं, तो गवर्नर उनको उनकी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कह सकते हैं। कोalition गवर्नमेंट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी क्या कहा जा सकता है, एंड अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल्स मीन्स सरकार भी आपकी गिर जाएगी। अगर मेजॉरिटी नहीं होती, सो एक इंडिविजुअल से ज़्यादा मीन्स क्लेम कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तो जो गवर्नर होते हैं वो एक स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं कि जिसके पास मेजॉरिटी है वो सरकार बनाए। एंड कुछ लेजिस्लेटर्स अब्सेंट भी हो जाते हैं एंड कुछ लेजिस्लेटर्स चाहें तो वो वोट भी ना करें, तो नंबर्स वही कंसीडर किए जाएंगे जो एमएलएज वहाँ पर होंगे वोट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और नो ट्रस्ट वोट भी किसी भी हाउस मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है कि हमें सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये आपके आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3 एंड आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। 75 आपका लोकसभा के लिए एंड 164 आपका स्टेट असेंबली के लिए। देन देखिए, नीड टू अमेंड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद ए बोबडे जी, उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है एंड गवर्नर को कंसीडर करना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963, ताकि और जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं उनको इंक्लूड किया जा सके एंड सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ना हो। बैकग्राउंड ये है, अगेन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जो कोर्ट के अंदर एक हियरिंग थी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया ने फाइल की थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 जून को एक डिसीजन दिया था कि जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन है 2020 का, वो सभी 22 वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के अंदर उसको चेंज किया जाए, क्योंकि 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हमारी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी हाई कोर्ट की, वो इंग्लिश में ही होंगी जब तक पार्लियामेंट किसी लॉ के थ्रू कोई और लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करता। आर्टिकल 348 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट से पूछ कर उनका कंसेंट लेकर भी जो हिंदी लैंग्वेज है वो अलाउड कर सकते हैं या कोई और लैंग्वेज भी अलाउड कर सकते हैं किसी और स्टेट के अंदर, लेकिन जो जजमेंट्स होंगी, जो ऑर्डर्स पास होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। कुछ और लीगल प्रोविजंस भी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कॉन्सेंट से ही की जा सकती है एंड तभी गवर्नर उसे अलाउ करेंगे। ये कुछ प्रीलिम्स लिंक है, प्लीज़ रीड इट बाय योरसेल्फ। देन क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है?
सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को गिल्टी माना है फॉर द क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे जी के खिलाफ एंड जुडिशरी के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। तो प्रशांत भूषण ने कोर्ट को कहा है कि उनकी जो पनिशमेंट है उसको डिफर किया जाए जब तक रिव्यू पिटीशन फाइल होती है एंड डिसाइड होती है। उन्होंने ये भी कहा ही ऑल्सो सबमिटेड दैट द रेमेडी ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन भी अवेलेबल कराई जाए। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के अंदर इवॉल्व की थी। एंड दूसरा केस जो था वो 2002 का था कि जो एग्रीव्ड पर्सन है क्या वो फाइनल जजमेंट के बाद भी उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इसके लिए एक मैक्सिम यूज़ किया जाता है एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविबिट। इसका मतलब कोई भी एक्ट जो कोर्ट का है शैल प्रेजुडाइज नो वन, इट मीन्स मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 137 में क्यूरेटिव पिटीशन लिखी हुई है। जो भी मैटर ऑफ लॉज या रूल्स आर्टिकल 145 के अंदर बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगी, एक रिव्यू प्ली जो प्ले होती है वो फाइल करनी होती है अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन एंड क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो जाती है। अगर पिटिशनर को लगता है कि वॉयलेशन हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का, कोर्ट ने बात नहीं सुनी ऑर्डर पास करने से पहले, तो उसको देखा जाएगा। एंड ये रेयर होती है, रेगुलर इसको नहीं यूज़ करते। सबसे पहले ये 3 जजेस बेंच तक जाती है जिसमें वो जजेस भी होते हैं जिन्होंने जजमेंट पास की थी। एंड अगर मेजॉरिटी ऑफ जजेस को लगता है कि जो मैटर है उसको हियरिंग की ज़रूरत है तो सेम बेंच के आगे वो हो सकती है। एंड क्यूरेटिव पिटीशन जो है फिर वो एक सीनियर काउंसिल को कहते भी हैं कि भाई जो बेंच है एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन कैन आस्क अ सीनियर काउंसिल टू असिस्ट इट एज अ एमिकस क्यूरे, मीन्स फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की तरह वो हमें हेल्प करें। ऐसे जो बेंच है वो किसी सीनियर काउंसिल को भी बुला सकते हैं। जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसे डिसाइड करते हैं जजेस इन द चैम्बर जब तक कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ना आए ओपन कोर्ट हियरिंग की। अदरवाइज वो कैसे होती है, चैम्बर के अंदर ही होती है क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। एंड अगर कोई स्पेसिफिक कोई रिक्वेस्ट आती है तो ओपन हियरिंग भी हो जाती होगी। अब देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया गया था, मतलब प्रोमोट किया था, मतलब एक तरीके से लाया गया था सरकार के खिलाफ अगेंस्ट द पिनाराई विजयन गवर्नमेंट। एंड ये डिफीट हो गया है 87/40 से इन द केरला असेंबली ऑन मंडे। असेंबली हैज़ बीन एडजर्न साइन डाई। तो एडजर्न साइन डाई क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, प्रोरोगमेंट क्या होता है, ठीक है। इन सबको आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ लें। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पार्लियामेंट्री मोशन है जो कि लोकसभा में पास होता है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कि वो फिट नहीं है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एंड कोई रीज़न भी देने की ज़रूरत नहीं होती। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 198, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कुछ नहीं कहता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, लेकिन आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। एंड जो भी मोशन होता है नो कॉन्फिडेंस का उसको कम से कम 50 मेंबर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हों। फिर जो स्पीकर है अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो आस्क करते हैं हाउस को कि मोशन अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड अगर मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को अपनी जो सीट है वो छोड़नी पड़ती है। मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। एंड अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टी वोटिंग देने से मना कर देती है तो इन मेंबर्स को जो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उससे रिमूव करके फिर मेजॉरिटी देखी जाती है। नाउ सी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। नाउ सतलेज यमुना लिंक कैनाल, तो एट अ रिसेंट मीटिंग जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है, पूछा है कि वो थोड़े कॉशियस रहें सतलेज यमुना लिंक कैनाल इशू को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन आई थी सेंटर को 28 जुलाई को कि मीडिएट किया जाए दोनों स्टेट्स के बीच में एंड इस इशू को सॉल्व किया जाए। ये इशू नेशन की सिक्योरिटी को भी कैसे हानि पहुँचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स कर रहा है ताकि ट्रबल क्रिएट हो सके, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई जा सके थ्रू द बैंड 6 फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वाटर इशू है इससे हो सकता है स्टेट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए।
पंजाब की डिमांड ये है कि जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें किया जाए, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए, पंजाब को एडिक्वेट वाटर मिले जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर के अंदर। तो सतलेज यमुना लिंक जो है वो जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे 1966 में ही, तब से ही प्रॉब्लम है कि हरियाणा को कितना पानी देना है। पंजाब जो है वो पानी नहीं शेयर करना चाहता रवि एंड बीस का। रवि एंड बीस जो है वो रिवर है विद हरियाणा, अकॉर्डिंग टू देयर आर्ग्यूमेंट्स कि कोई पानी ही नहीं है हमारे पास। एंड सेंटर जो है उन्होंने 1976 में कहा था कि नहीं, आपको 3.5 मिलियन एकड़ फिट जो है वो पानी देना पड़ेगा आउट ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब 7.2 MAF। इराडी ट्रिब्यूनल हेड किया था सुप्रीम कोर्ट जज बालकृष्ण इराडी ने कि शेयरिंग ऑफ वाटर की जाए। फिर 1987 में भी रिकमेंड किया था कि जो शेयर है पंजाब और हरियाणा के वो बढ़ाए जाए। तो कैनाल जो है वो हरियाणा को मदद मिलती है इससे कि वो सतलेज एंड जो उसकी ट्रिब्यूटरी है बेस उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट भी साइन हुआ था पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में भी कि जो 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल होगा वो सतलेज को लिंक करेगा एंड यमुना रिवर को, लेकिन तब से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हरियाणा भी ये कहता है कि हमें जो शेयर मिल रहा है 3.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ रिवर वो हमें मिलता रहे। एंड पंजाब जो है वो अपने 2002 एंड 2004 के जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है उन्हें माने। एंड अभी हरियाणा को जो रवि बीस का पानी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1.62 मिलियन एकड़ फीट। तो ये काफ़ी टाइम से इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और एंग्विश is not contempt amounting to scandalizing the court। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर अभी हमने पढ़ा था ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो प्रशांत भूषण ने भी रिस्पॉन्ड किया है कि जो कंटेम्प्ट एक्शन है वो उनके ट्वीट्स के लिए तो रिस्पॉन्ड किया कि ये कंटेम्प्ट नहीं है। इशू क्या है, मिस्टर भूषण ने 2 अटेम्प्ट्स किए थे एंड ये आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये आप देख सकते हैं कि CGI राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ BJP लीडर एट राज भवन नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट एट अ टाइम व्हेन ही कीप्स द सुप्रीम कोर्ट इन लॉकडाउन मोड डिनाइंग सिटीजन्स देयर फंडामेंटल राइट टू एक्सेस जस्टिस। क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जितने भी जो केसेस थे उनको भी कैसे सुना जा रहा था। तो इस सब के लिए प्रशांत भूषण ने ये ट्वीट किया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 50 लाख की जो मोटरसाइकिल है वो चला रहे हैं जो कि बीजेपी लीडर की है राजभवन नागपुर के अंदर एंड बिना किसी मास्क एंड बिना किसी हेलमेट के। तो ये जो भूषण जी थे उन्होंने लिखा। तो मिस्टर भूषण ने 2 अटेम्प्ट्स किए, एक तो फोटोग्राफ लगा दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे जी की मोटरसाइकिल पे, एंड दूसरा फंक्शनिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट की कि पिछले 6 सालों के अंदर क्या हुआ है, 4 चीफ जस्टिस ने क्या किया है। तो इसको देख के जो कोर्ट था उन्होंने कॉन्टेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया 22 जुलाई को। एंड ये जो ट्वीट्स हैं ये कोर्ट की एंड जो ऑफिस है कोर्ट का उसको क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं। प्रशांत भूषण क्या कहते हैं, प्रशांत भूषण ये कहते हैं कि हमारा जो मन करेगा हम वो बोलेंगे, हमने डिसएग्रीएबल अनपैलेटेबल मीन्स हमने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया है। फिर का चीफ जस्टिस इज नॉट द कोर्ट एंड इश्यूज रेज करना जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट जो है वो खुद मीन्स अगेन देखिए हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं, मीन्स आपको ये ध्यान रखना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे देन यू हैव टू बैलेंस इट एंड कहीं ना कहीं आपको देखिए कोर्ट के फेवर में ही अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, मीन्स आपको 70% उस तरफ ही लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको बैलेंस कर कर ही चलिएगा। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लिख के लगे आप वैसा ही लिख कर आइएगा। अभी जो आपका प्रीलिम्स के अंदर आएगा वो सिंपल पूछे जाएंगे, किससे रिलेटेड केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पूछा जाएगा। अब प्रशांत भूषण का क्या कहना है, वो इतना मैटर नहीं करता अभी, ठीक है। सो बिकॉज वो अभी खुद ही विक्टिम है, तो उनकी बात उनका जो वो क्या कहते हैं, तो आई डोंट थिंक इफ दैट मैटर्स। नाउ प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है ये ध्यान रखिएगा कि कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज CS कर्नान के खिलाफ कहा था कि जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है इज नॉट मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जजेस who may be sensitive to the winds of public opinion। judges को भी means they are also the man of fortitude and they also able to thrive in a hardy climate। तो ऐसी आपको कुछ लाइन्स वहाँ पर लिखनी होंगी।
अब देखिए कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट पावर्स कैसे यूज़ करते हैं। हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अल्टीमेट गार्जियन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बट अगेन जो एक्सरसाइज है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की जो सुप्रीम कोर्ट लगाता है मस्ट नॉट बी ऑफ अ नेचर दैट वैन बियॉन्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से आगे आप नहीं बढ़ सकते। जो पावर ऑफ कॉन्टेम्प्ट है किस आर्टिकल में आती है, 129 में आती है, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन किस में आती थी, 137 में। जो कॉन्टेम्प्ट है कुड नॉट बी प्रेस्ड इनटू सर्विस टू स्टाइफल बोनाफाइड क्रिटिसिज्म फ्रॉम सिटीजन्स हु वर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द ओमिशंस एंड कमीशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसी ही बातें आपको वहाँ पर लिखनी होंगी। हर क्रिटिसिज्म को केयरफुली देखना चाहिए, हाईएस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे बनाना चाहिए। कंक्लूजन यही है, आपको यही लिखना होगा कि जो सिटीजन है दे हैव एवरी राइट टू फ्रीली एंड फेयरली डिस्कस द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। आप बना सकते हो अपना ओपिनियन, आप चाहें तो वहाँ पे प्रशांत भूषण की बात भी लिख सकते हैं, आपका मन करे तो आप उसको रीड कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। पर मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप उस पॉइंट को मेंस के अंदर ना ऐड करें। नाउ एवरी क्रिटिसिज्म मस्ट बी केयरफुली वेट एंड मेड विद द हाइएस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जब भी आप कोई क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो वो थोड़ा देख कर नाप तोल के फिर करना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नो ऑडिट ऑफ पीएम केयर्स फंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर फंड की कोई भी ऑडिट नहीं होगी। पिटीशन फाइल की थी एक एनजीओ ने, दैट इज सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने, कि जो सेंटर है वो फंड जो आया है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंदर वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर करे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है। पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है एंड इसका कोई भी ऑडिट नहीं करता कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी कि एक नया नेशनल प्लान बनाएंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कि कोविड-19 के साथ कैसे डील किया जाए, इसको भी रिजेक्ट कर दिया है एंड कहा कि कोई स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन नहीं है इंडिविजुअल्स पे, जो जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। एनडीआरएफ में भी कोर्ट ने ये भी डिक्लाइन कर दिया कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ के अंदर एंड उन गाइडलाइंस के अंदर जो गवर्नमेंट ने इशू की हुई है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डीएम एक्ट। पीएम केयर्स फंड 28 मार्च को बनाया गया था, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर बना हुआ है। इस ट्रस्ट में गवर्नमेंट कोई भी पैसा नहीं डालती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे लोगों को हेल्प की जा सके। इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये सब इनके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज होते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएचएफ मैंने आपको पहले भी याद कराया था। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स किसने नोटिफाई किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। एंड जो एलजी हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी उनके फंक्शंस बताए गए हैं। एलजी के क्या फंक्शंस होते हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन, ये सब एलजी के ही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आता है। एंड सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। जो भी प्रपोजल्स, जो भी मैटर्स होंगे जिससे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर फर्क पड़े, माइनॉरिटीज़ पर फर्क पड़े, एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस को फर्क पड़े, तो वो अपनी कंप्लेंट्स चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजी को सबमिट कर सकते हैं। नाउ अगर कोई डिफरेंस होता है एलजी एंड मिनिस्टर के बीच में तो एलजी का ही डिसीजन माना जाता है। इसको आप दिल्ली से भी रिलेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का क्या रोल है, अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है एलजी एंड काउंसिल के बीच में तो एलजी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं एंड फिर जो प्रेसिडेंट कहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। जो एलजी हैं जम्मू एंड कश्मीर को, उनको एम्पावर किया गया है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में कि जो एक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाए जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करें। अब यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको लीड करते हैं चीफ मिनिस्टर, उनका क्या रोल होता है, वो डिसाइड करते हैं सर्विस मैटर सभी नॉन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की, एआईएस की नहीं, ठीक है, मतलब जो नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज है। कोई न्यू टैक्स लगाना हो, रिवेन्यू, जैसे कि अभी नया टैक्स लगाया था ना दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% आई थिंक लगाया था लिक्विड वगैरह पर, तो लैंड रिवेन्यू, सेल ग्रांट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में डिसीजंस ले सकते हैं। कोई भी मैटर जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है अगर वो कंट्रोवर्शियल हो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो वो एलजी के नोटिस में आएगा एंड चीफ सेक्रेटरी जो होंगे, चीफ मिनिस्टर जो होंगे, वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू उन तक बात पहुंच जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड उसके अकॉर्डिंग ही फिर चीफ मिनिस्टर को काम करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या काम है,
जो एलजी हैं वो प्रेफरेंस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को किस केसेस के अंदर, जैसे मान लीजिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रपोजल्स हो गए कि भाई किसको चीफ सेक्रेटरी बनाना है, किसको डीजीपी बनाना है, इंपॉर्टेंट केसेस हो गए, ठीक है, एंड ऑल। तो आर्टिकल 370 के अंदर आपको पता है हट गया है आपका जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, एंड जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी वो अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड बट विदाउट अ चीफ मिनिस्टर सिंस जून 2018। एंड इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे रूल की, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो सीएम है बस वो एक ऑर्नामेंटल फिगर की तरह वहाँ पर होंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कंपैरिजन करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो सबसे पहले देखेंगे श्रीलंका जो है वो 19th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की अबॉलिश करने जा रही है। 19th अमेंडमेंट क्या थी, यहाँ पे इंडिया को कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये सब इंटरेस्टिंग है थोड़ा जानने के लिए। इसका जो आपको 1-2 दिन पहले भी न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट एड्रेस जब न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट का किया श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा ने, तो उन्होंने कहा कि वो 19th अमेंडमेंट को चेंज करेंगे एंड नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। राजपक्सा की जो कैंप है उनका ये मानना है कि जो 19th अमेंडमेंट है वो उनके लीडर्स को वापस पावर में नहीं आने देता, क्योंकि आई थिंक 2 टाइम्स बन सकते हैं वो प्रेसिडेंट, लेकिन क्योंकि वो बार बार बनना चाहते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो रूल है 2 टाइम्स बनने का ये हट जाए। 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो लेजिस्लेशन है वो ये कहती है कि जो पावर्स है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी की विच हैड बीन इन फोर्स सिंस 2018, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट एंड जो पार्लियामेंट का जो रिडक्शन थी टाइम पीरियड की वो 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई थी। 2 टर्म लिमिट मतलब एक पर्सन 2 बारी प्रेसिडेंट बन सकता है। जो पावर थी प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की वो सिर्फ 4.5 साल बाद ही मिलती थी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का रिवाइवल करना, इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाना, ये सब उसके अंदर था। एंड जो प्रेसिडेंट हैं वही हेड ऑफ कैबिनेट रहेंगे एंड वो मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो 19th अमेंडमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि 18th अमेंडमेंट जो थी दैट हैड ग्रेटली एक्सपेंडेड, तो उससे जो प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो कमज़ोर हो गई थी। 18th अमेंडमेंट में 4 चेंजेस थे कि प्रेसिडेंट जो है वो अब कई बार इलेक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जो 10 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसको रिप्लेस करके 5 मेंबर पार्लियामेंट्री काउंसिल लाई जाएगी। एंड जो इंडिपेंडेंट कमीशंस है वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में आएंगी। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट में 3 महीने में से एक बार मींस अटेंड करेंगे मीटिंग्स को एंड उनको सभी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ एंड ऑल मिलेंगी। तो 19th अमेंडमेंट जो है वो इसीलिए काउंटर बैलेंस करती है उन डिसीजंस को एंड उन कॉम्पोनेंट्स को जो 17th अमेंडमेंट में थे। देन विप क्या होता है, तो कांग्रेस चीफ विप जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में है वो सुप्रीम कोर्ट गए स्टेट हाई कोर्ट के खिलाफ एंड टू द स्पीकर कि जो स्पीकर है वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का थोड़ा मेंटेनेंस रखें। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है काफ़ी बार किया है। चीफ विप के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट था उन्होंने 24 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि होटो होलोहन केस के अंदर 1992 उसे क्या किया है वॉयलेट किया है। कोर्ट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स में तब तक इंटरवीन नहीं कर सकता जब तक स्पीकर का फाइनल डिसीजन ना आ जाए। विप एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो कि पार्टी के मतलब इन्फोर्सर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने किसी सीनियर मेंबर को बना देती हैं कि आप विप्स इशू करेंगे एंड उसे चीफ विप कहते हैं। तो इंडिया ने ये सब सीखा है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से विप का कॉन्सेप्ट। तो एक तरीके से रिटर्न ऑर्डर होता है एंड पार्टी मेंबर्स को प्रेजेंट रहना होता है अगर कोई इंपॉर्टेंट वोट हो एंड उसी वे में वोट करना होगा जिसमें विप कहेगा। अगर विप को डिसऑबे किया जाता है तो अगेन जो अगर लेजिस्लेटर है वो डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर सकता है जब तक 2/3 ध्यान रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन वैसे कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। लिमिटेशंस क्या है विप की, काफ़ी सारे केसेस हैं ऐसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जहाँ पे जो विप्स थे वो डायरेक्ट नहीं कर सकते एमपी को या एमएलए को टू वोट इन अ पर्टिकुलर फैशन। 1 लाइन विप होती है, ठीक है, 2 लाइन होती है, 3 लाइन होती है। 3 लाइन के अंदर मींस पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट करना होगा। 2 लाइन के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं उन्हें प्रेजेंट रहना होगा। 1 लाइन विप के अकॉर्डिंग मींस इन्फॉर्म करते हैं मेंबर्स को कि वोट होनी है एंड अगर कोई मेंबर चाहे तो वो वोट ना भी करे या पार्टी लाइन को ना भी फॉलो करे।
नाउ व्हाट आर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उन्होंने फेसबुक को समन किया है सितंबर 2 को कि जो चैलेंजेस है कि मिसयूज़ हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, एंड यूएस फर्म डिड नॉट अप्लाई हेट स्पीच रूल्स टू सर्टेन बीजेपी पॉलिटिशियंस, तो उसको थोड़ा सा देखें। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं, लोकसभा वेबसाइट डिस्क्राइब करती है पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स कोई भी कमेटी जैसे इलेक्ट करें या अपॉइंट करें हाउस या नॉमिनेट करें स्पीकर, जो कि स्पीकर की डायरेक्शन में काम करेगी, स्पीकर को रिपोर्ट देगी, एंड सेक्रेटेरिएट को। स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं वो हर साल बनती हैं, मींस फिर ये डिवाइडेड है, जैसे कुछ फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, कुछ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। फाइनेंस कमिटीज सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, 3 है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एक होती है सिलेक्ट कमिटीज़ जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग जो कमिटीज़ होती हैं वो 13th लोकसभा के अकॉर्डिंग 45 मेंबर्स उनके अंदर होते हैं, 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। एंड लेकिन 2004 के अंदर अब सिर्फ 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से एंड 10 राज्यसभा से। नॉमिनेट करते हैं लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, 1 साल के लिए होती है एंड हर साल इसको बनाया जाता है। कॉम्पोजिशन फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर जो एस्टिमेट कमेटी होती है उसके अंदर 30 मेंबर होते हैं एंड सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स आते हैं। आर्टिकल 118 के अंदर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नाउ पार्लियामेंट बाउंड नहीं रहता इन कमिटीज़ की रिकमेंडेशन से। अब देखिए ये दोबारा से यही टॉपिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने प्रशांत भूषण को गिल्टी पाया है कंटेम्प्ट के, क्योंकि उन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे जो वेरी फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, उसको ये शिकन करते हैं। एंड जो हियरिंग है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की वो 20 अगस्त को होगी। तो जो पहला ट्वीट था वो चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे जी की पिक्चर लगा दी थी जिसमें वो एक हाई एंड मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, एंड दूसरे ट्वीट में जो भूषण थे उन्होंने अपने ओपिनियन दिया था लास्ट चार्ज चीफ जस्टिस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है? अगेन डैमेज नहीं करना है कॉन्फिडेंस इन अवर जुडिशियल सिस्टम एंड डिमोरलाइज नहीं करना है जजेस को, इससे नेशनल ऑनर एंड जो कमिटी ऑफ नेशंस है उसकी प्रेस्टीज पर फर्क पड़ता है। जो भी ये कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं ये क्वासी क्रिमिनल एंड समरी होती हैं नेचर में, ये ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्वासी क्रिमिनल है या नहीं है, तो ये आप वर्ड ध्यान रखिएगा। ये हमने जो दूसरी डेमोक्रेसीज कैसे डील करती है, तो ब्रिटिश जो जजेस है वो कोई मतलब नोटिस ही नहीं लेते पर्सनल इंटरेस्ट का, ठीक है। दूसरा यूएस और कनाडा जो है वो तभी पनिश करते हैं अगर कोई क्लियर डेंजर हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर। देन देखिए कैग क्या होता है। तो जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर एलजी हैं जीसी मुर्मू, उन्हें नया कैग बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि कैग का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, चैप्टर 5 पार्ट 5 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 148 टू 151 में लिखा हुआ है। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, पब्लिक पर्स के गार्जियन है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, स्टेट लेवल पर भी सेंट्रल लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड कर रहे हैं, लॉज ऑफ पार्लियामेंट को, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील। ये हैंड एंड सील के प्रीलिम्स के अंदर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अंडर हिज हैंड एंड सील है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल नहीं 6 साल और 65 ईयर है, ध्यान रखिएगा। कितना खर्चा हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, स्टेट से, यूनियन टेरिटरी, वहाँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, सब खर्चे ये देखते हैं। कॉन्टिजेंसी से कितना खर्चा हो रहा है, पब्लिक अकाउंट से कितना खर्चा हो रहा है, क्या ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग P&L अकाउंट बैलेंस शीट है हर डिपार्टमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, क्या रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर हैं सभी बॉडीज़ के, सभी अथॉरिटीज़ के में जो सेंट्रल एंड स्टेट की तरफ से बनाए गए हों, एंड नेट प्रोसीड्स भी देखते हैं ये हर टैक्स एंड हर ड्यूटी की, एंड इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनल होता है। जो भी रिपोर्ट्स होती है फिर ये सेंटर में एंड स्टेट में डिपॉजिट करते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। 3 ऑडिट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कैग जो होते हैं वो एक गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर के तरह होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में।
इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, दोबारा एलिजिबल नहीं होते ये फर्दर ऑफिस के लिए। सैलरी एंड जो सर्विस कंडीशंस है वो सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। जो भी इन्हें सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलती है एंड उसको वोट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता। देन देखिए यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर है, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है यूपीएससी का। अभी ये मेंबर थे एंड ये सक्सीड करेंगे किसको, अरविंद सक्सेना को। आर्टिकल नंबर 316 में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। तो जो यूनियन कमीशन होती है या जो जॉइंट कमीशन है तो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को। एंड अगर स्टेट कमीशन हो तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, देखिए टर्म्स क्या होती हैं। टर्म वही है, 6 साल है इनकी भी। एंड यूनियन कमीशन में 65 ईयर्स है, स्टेट कमीशन में 62 ईयर्स है, ये ध्यान रखिएगा। एंड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। जो चेयरमैन होते हैं वो एलिजिबल होंगे कि भाई आप यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं, लेकिन उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में दोबारा से चेयरमैन नहीं बन सकते। आर्टिकल 317 जो है वो रिमूवल एंड सस्पेंशन के बारे में बताता है। ठीक है, 316 अपॉइंटमेंट के बारे में, 317 रिमूवल के बारे में। तो तभी हटाए जा सकते हैं अगर मिसबिहेवियर किया हो एंड इंक्वायरी होगी। ओके, एंड केस क्या हो सकता है अगर इंसॉल्वेंट हो गए हों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कहीं और पाए जाए, या फिर अनसाउंड माइंड के हो गए हैं। ठीक है, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो आर्टिकल 324 के अंदर आते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की। एक इलेक्शन कमीशन होंगे जो कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेंगे सभी इलेक्टोरल रोल्स। किस किस के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर भी है। इलेक्शन कमिश्नर के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। इन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। जो बाकी इलेक्शन जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन की हेल्प से ही। सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर में क्या अंतर है, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर की तरह ही होती है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन होते हैं एंड जो भी मैटर होगा वो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी एंड दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी सेम सैलरी, सेम अलाउंस, सेम बेनिफिट्स हैं। टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, इनका भी 6 साल और 65 ईयर्स है, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। एक पेज पे कॉलम्स बना लीजिए, सबके ईयर्स लिख लीजिए, सबकी एज लिख लीजिए, कौन हैंड एंड सील में आता है, किसको कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है। कभी भी ये रिज़ाइन कर सकते हैं। एंड क्या कैसे हटाए जाते हैं, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटाए जाते हैं ऐसे इन लोगों को हटाया जाता है। देन लोकायुक्त, लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया, क्योंकि एक प्ले फाइल हुई थी, स्टेट ऑफ नागालैंड ने की थी, कि लोकायुक्त को कुछ मतलब प्रॉब्लम थी उप लोकायुक्त से। ठीक है, तो इशू क्या था, तो पिटीशन स्टेट ने फाइल की एंड कोर्ट को कहा कि वो अपनी जो आर्टिकल 142 के अंदर पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास, उनको यूज़ करें एंड जो इंटेग्रिटी है लोकायुक्त की वो बनाए रखें, क्योंकि एक फिट, प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जो लोकायुक्त के ऑफिस को मेंटेन करता है। तो ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, ओम्बड्समैन है, जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन के एलिगेशंस पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो थी मोरारजी देसाई की 1966 में, उन्होंने इन्हें बनाने की कहा था। एंड आपको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 याद होगा, लोकपाल एक्ट ध्यान होगा जो 2013 में पास हुआ, एंड कि लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उन ग्रीवेंसेस की, उन कंप्लेंट्स की जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आती है। इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए लोकपाल का सेंटर में, लोकायुक्त का स्टेट में। लोकायुक्त को कौन होते हैं, तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, चेयरमैन से कंसर्न करके एंड लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसर्न करके। ओके, एंड इनको हटाया नहीं जा सकता, हटाया सिर्फ तभी जा सकता है जब इम्पीचमेंट मोशन होगा।
देन देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं आपके के वेणुगोपाल, एंड इन्होंने सेंटर को कहा दैट इट मस्ट कॉम्पनसेट स्टेट्स फुल्ली फॉर द लॉस ऑफ की जो जीएसटी टैक्स की वजह से जो भी लॉस हुआ है उसे सरकार भुगते, सेंटर भुगते। तो सेंटर ने अटॉर्नी जनरल से एडवाइस ली। तो अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के चीफ लीगल एडवाइजर, उनके प्राइमरी लॉयर होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं अटॉर्नी जनरल। अच्छे से अगर आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव जो बुक के अंदर चैप्टर है उसके अंदर देखिएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड आर्टिकल 76 सब सेक्शन 1 के अंदर आते हैं, एंड वही पर्सन जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सके वही अटॉर्नी जनरल होंगे। 5 साल हाई कोर्ट में काम किया हो, 10 साल या फिर हाई कोर्ट के जज रहे हों। ओके, एंड हाँ जी, एमिनेंट जूरिस्ट हो मीन्स प्रेसिडेंट की आई में जो यही सुप्रीम कोर्ट की भी वो क्वालिफिकेशंस होती हैं। सभी लीगल ड्यूटीज़ ये देखते हैं जो भी प्रेसिडेंट इन्हें देते हैं। कोर्ट्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं। आर्टिकल 143 में इनको जो है वो काम दिए जाते हैं कि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड एक्सेप्ट करते हैं ब्रीफ्स बट कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ध्यान रखिए, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, एंड ही कैन नॉट, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ये डिफेंड नहीं करते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। इनके साथ 2 इनके सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं। नाउ हीफा क्या है? एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने 455.02 करोड़ रुपीज़ रिसीव किए हैं कि वो नए एकेडमिक बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स, रिसर्च सेंटर्स ये सब बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अकॉर्डिंग। हीफा 2017 में बनी थी। एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड कैनरा बैंक का, जहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो 90.91 एंड 9.09 है। हीफा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनी हुई है, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है, एंड एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग्स। मेन एम क्या है कि हेल्प करना, ग्लोबल रैंकिंग्स तक पहुँचे, रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। हीफा कैसे काम करती है? जो फंडिंग है अंडर हीफा वो रिप्लेस करेगी करंट ग्रांट असिस्टेंस को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। देन राइज 2022, ध्यान रखिएगा, दैट इज रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन बाय 2022। ये भी एक मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2018-19 में इसको लिया गया था। तो हीफा का जो स्कोप है अंडर राइज वो थोड़ा ज़्यादा है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाते हैं 4 साल तक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ताकि बढ़ाई जा सके। इनिशियल ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को पूरा करना है कुछ सिलेक्टिव हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। देन ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड है आपकी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर ना मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो एफ है ये बाद में है, ये आर यहाँ पे मतलब थोड़ी ज़बरदस्ती बनाई हुई सी मुझे ऐसा लगता है कि फुल फॉर्म है, बट फिर भी लर्न कर लो, एंड मैंने भी की है। तो 33rd फाउंडेशन डे था इसका 6 अगस्त 2020 को। एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है एमएफपी, एंड जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी ट्रेड को इंस्टीट्यूशनलाइज करती है। 1987 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कंट्रोल में रहती है। 2 रोल है, मार्केट को भी डेवलप करना है, सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी मदद करनी है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खोजनी है। इसे लॉन्च किया था वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान ने, एंड कोविड-19 के रिस्पॉन्स में इनिशिएटिव्स यही लिए गए कि वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ट्री फूड स्कीम स्टार्ट की गई। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का। यही आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो हाईलाइटेड है, और जो मैं आपको बोल रही हूँ जो हाईलाइटेड नहीं है उनको आप हाईलाइट कर लें। टैक फॉर ट्राइबल्स भी एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड का, इसे सपोर्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये किस योजना के अंदर आता है? प्रधानमंत्री वंदन योजना के अंदर। देन देखिए प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट सेटअप इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने एक प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट सेटअप की है। ये फंक्शन करेगी अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। फंड इसे देंगे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिल सके, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हो सके, मेडिसिन के सैंपल कलेक्ट किए जाएँ। जो एनपीपीए है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कंज्यूमर अवेयरनेस, पब्लिक सिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग पर ध्यान देती है।
सो थैंक यू सो मच। ये बाकी हम 20 पेजेस दोबारा से कल करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 10 अगस्त तक 11 अगस्त तक आपको मैं ये पूरा PDF कंप्लीट करा दूँ, सो दैट आफ्टर दैट आप भी फ्री, मैं भी फ्री, एंड हम अपना रिवीजन जो है वो कर सके एंड 4 अक्टूबर को अपना बेस्ट दें। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।